कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है आइए देखते हैं। एनालिटिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम और फीचर इन अ वेरियस जनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अरे बाप रे, बड़ी भारी डेफिनेशन हो गई ना। चलिए इसको समझते हैं। एक्चुअली पेडिग्री का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक फैमिली की अलग अलग जनरेशन, द वेरियस जनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एनालिसिस क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम और फीचर। तो अगर इन दोनों को मिला लोगे तो क्या डेफिनेशन बनेगी? एनालिटिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम और फीचर इन वेरियस जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक फैमिली, यानी किसी खास फैमिली की सभी जनरेशन या अलग अलग जनरेशन के अंदर कोई खास कैरेक्टर की हम इनहेरिटेंस को अगर पढ़ते हैं तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसको अगर आप नॉर्मल में देखो तो कभी लड़ाई करते वक्त हम पूरे खानदान को पकड़ लेते हैं ना कि ये कोई तुमको कहता है कि तुम गंदे, तो कोई कहता है तुम गंदे, तेरे पापा गंदे, तेरे मम्मी, तेरे दादाजी गंदे, तेरे परदादाजी गंदे, सब गंदे। तो ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हो? गंदेपन के लिए उस फैमिली के लिए, आपके दुश्मन की फैमिली के पूरी जनरेशन को आप बता रहे हो कि तुम। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक मजाक की बात है लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी कहानी है। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? वेरियस जनरेशन ऑफ अ फैमिली। ठीक है, जैसे हम दूसरी तरह से समझते हैं, गांधी फैमिली। राहुल गांधी के पापा का नाम क्या है? राहुल गांधी के पापा का नाम राजीव गांधी है। राजीव गांधी के मदर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। फिर उनके फादर का नाम क्या है? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके फादर का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। तो ये क्या है? हम जो पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो पेडिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ रहे हैं? एक ही फैमिली के अलग अलग जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पेडिग्री जो एनालिसिस है वो क्या करता है? पेडिग्री एनालिसिस एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट थ्रू जनरेशन ऑफ अ फैमिली। यानी कि पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है? ये समझाता है कि कोई एक खास ट्रेट किसी फैमिली की अलग अलग जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, एक्सप्रेस बाय पेडिग्री चार्ट। अब पेडिग्री एनालिसिस को दिखाने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेडिग्री चार्ट कहते हैं। पेडिग्री चार्ट में क्या होता है? सबके नाम नहीं लिखे होते कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये सब नहीं लिखा होगा। इसमें कुछ खास तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और वो सिंबल ये होते हैं। ठीक है, पहला सिंबल आती है फीमेल। फीमेल को गोल से दिखाते हैं, राउंड से। ठीक है, जहां से चले वहीं पे खत्म। ठीक है, कभी कभी लड़कियों को कुछ बात समझाते हैं, ठीक है, पूरी बात समझाने के बाद कहती हैं अरे तुम क्या समझाया था तुमने, यानी जहां से चले वहीं पे खत्म। तो फीमेल कैसी है? यहाँ पर गोल है, जहां से चले वहीं पे खत्म। और फीमेल को देख के मेल हो जाता है डब्बा। तो यहाँ पर ये बॉक्स जो बना रखा है वो है मेल। ठीक है, मेल कैसा है? बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स में है। इनके बीच में जो लाइन है, इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे मैरिज लाइन कहते हैं। अगर ये डबल हो तो इसका मतलब है कि ये जो मैरिज है वो क्लोज रिलेटिव जो है उनमें हो रही है। इनसे एक खड़ी लाइन या सीधी लाइन नीचे की तरफ निकलती है, इसे सिबलिंग लाइन कहते हैं। और इनमें जो लास्ट में होता है, अगर बॉक्स होगा तो इसे कहेंगे कि इनमें सन हुआ है। और अगर यहां पर गोल हुआ, राउंड हुआ, तो क्या बोलेंगे? डॉटर हुई हैं। यहां पर हमने पहले एग्जांपल के अंदर हमने डॉटर दिखाई है। ठीक है, और ये दूसरे जो डायग्राम के अंदर नॉर्मल मेल है और फीमेल विथ ट्रेट है। अगर किसी भी बॉक्स या जो सर्किल है उसके अंदर क्या कर दिया, रंग भर दिया जाए, ब्लैक, ब्लू या किसी तरह का भी कलर कर दिया जाए, या उसे सॉलिड बना दिया जाए, तो इसका मतलब वो स्टडी किए हुए ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम डिजीज की स्टडी कर रहे हैं तो वो डिजीज्ड है। ठीक है, तो ये है सॉलिड सिंबल जो है क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टडी ट्रेट को दिखाता है, चाहे वो फिर फीमेल में हो या मेल में हो। ठीक है, तो सॉलिड सिंबल जो है वो क्या दिखाएगा? स्टडी ट्रेट की प्रेजेंस को दिखाता है। अगर डॉट आ जाए, वर्टिकल लाइन के अंदर डॉट आ जाए, तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी क्या हो गई? टर्मिनेटेड हो गई, एबॉर्शन हो गया। ठीक है, और बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर बॉक्स जो है टेढ़ा हो तो उसे कहते हैं सेक्स अनडिफाइंड है यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है सिंबल्स हैं, पर यहाँ पर इतने ही काफी हैं। अब आगे देखते हैं। और रोमन नंबर यहाँ पर जनरेशंस को दिखाने के लिए किया जाता है। रोमन नंबर्स, अगर सबसे पहले
रोमन नंबर 1 है जो आई की तरह होता है, अगर वो हो तो इसका मतलब जनरेशन 1 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रोमन नंबर 2 है जो कि डबल आई की तरह होता है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। रोमन नंबर 3 है तो किसकी बात हो रही है? थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। और इंग्लिश नंबर क्या है? चिल्ड्रंस को बताते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 जैसे आप नॉर्मल किसके अंदर लिखते हैं, नॉर्मल जो कॉपी पे लिखते हैं 1 2 3 4, तो वैसा ही ये इसको दिखाते हैं। चलिए, जैसे कि अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, जो ये वाले एग्जांपल, इसके अंदर अगर मैं कहूं कि जनरेशन 2 का पहला बच्चा जो है 1 नंबर जो है वो क्या होगा? उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड होगी। दूसरा जो है उसका सेक्स क्या है? क्या है बेटा? अनडिफाइंड है। ठीक है बेटा, ये क्या है इसका? अब आता है इसका यूज क्या है। इसका यूज बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं 3 जो मेजर यूज हैं वो बता रहे हैं। पहला मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च मतलब कि अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनके इलाज में और उनके डायग्नोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है इसका। दूसरा है ओरिजिन ऑफ ट्रेट। कोई भी ट्रेट किसी फैमिली में पहले नहीं था और अचानक से आ गया, तो हम इसको इस यूज करके, पेडिग्री एनालिसिस को यूज करके ये बता सकते हैं कि वो ट्रेट आया कैसे और कौन सी जनरेशन में कब आया, कौन से इंडिविजुअल में आया। तीसरा, इफेक्ट ऑफ मैरिज भी बता सकते हैं। मैरिज का इफेक्ट तो आमतौर पे अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि मेडिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे कोई बीमारियां तो नहीं फैलेंगी, कोई बीमारी जो हमारे पेरेंट्स में मतलब किसी जनरेशन के अंदर हो वो बच्चों में दोबारा से तो नहीं आ जाएगी, वो जरूर बताया जा सकता है, इफेक्ट ऑफ द मैरिज। ठीक है, तो ये जो है बोर्ड के अंदर थ्योरी लिखने के लिए ये पूरा का पूरा इतना काफी है। लेकिन अगर पेडिग्री के क्वेश्चन को डीपली अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं और डीपली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या पढ़ना पड़ता है। पेडिग्री एनालिसिस में ज्यादातर क्वेश्चन मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो सभी डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स व्हिच फॉलो द मेंडेलियन लॉ इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ये 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर और एलोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर बॉडी क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं और एलोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं या जो एलोसोमल ट्रेट होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर 2 तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट यानी कि डोमिनेंट जीन आने पर ही ये एक्सप्रेस होंगे, और दूसरे होते हैं रिसेसिव, जो रिसेसिव जीन से एक्सप्रेस होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट वाले जो होते हैं वो डोमिनेंट जीन से आने पर ही एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब कैपिटल डी यानी डोमिनेंट, एक डोमिनेंट कहेगा डिजीज करो, दूसरा भी डोमिनेंट कहेगा डिजीज करो, डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगी। दूसरा है कैपिटल डी स्मॉल डी, तो एक डी कहेगा डिजीज करो, दूसरा डी कहेगा डिजीज मत करो, लेकिन डिजीज एक्सप्रेस होगी क्योंकि डोमिनेंट कह रहा है डिजीज करो। अब है स्मॉल डी यानी एक डी कह रहा है डिजीज मत करो, दूसरा डी भी कह रहा है डिजीज मत करो, तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। अब आता है रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट, ऐसे बॉडी फीचर जो कि रिसेसिव हैं। तो इनमें देखिए, कैपिटल डी कहेगा डिजीज मत करो, दूसरा कैपिटल डी कहेगा डिजीज मत करो। कैपिटल डी यानी कि इस कंडीशन के अंदर डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। हाइब्रिड कंडीशन के अंदर कैपिटल डी कहेगा डिजीज मत करो, स्मॉल डी कहेगा डिजीज करो, लेकिन डोमिनेंट कह रहा है कि डिजीज मत करो, तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। स्मॉल डी कह रहा है डिजीज करो, दूसरा स्मॉल डी भी कह रहा है डिजीज करो, तो डिजीज होगा, डिजीज एक्सप्रेस होगा। तो ये था कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे एक्सप्रेस होते हैं। अब आता है एलोसोमल। एलोसोमल सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम 2 हैं, वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड। वाई लिंक्ड जो है वो मेल टू मेल जाते हैं, मेल टू मेल यानी कि दादाजी से पापा में, पापा से जो बेटे में और बेटे से पोते में। अब इनके जो ये कैरेक्टर जो हैं ये वाई लिंक्ड मेल टू मेल क्यों जाते हैं? क्योंकि वाई लिंक्ड मेल से मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम ही जाता है भैया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कान पे बाल होना। अगर आपके दादाजी के कान पे बाल हैं, ठीक है, और अगर आपके पापा के भी जरूर होंगे,
और फिर आपके भी जरूर होंगे, तो भाई साहब कान शेव करने के लिए तैयार रह जाना। और अगर आपके बच्चा हुआ लड़का हो गया तो उसके भी कान पे बाल होंगे, क्योंकि कान पे बाल होना एक वाइलिंग ट्रेट है जो कि मेल टू मेल जा रहा है। ठीक है, इसमें दादी कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, मम्मी कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी बहन कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब आता है एक्स लिंक्ड ट्रेट या एक्स लिंक कैरेक्टर, उनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। एक्स लिंक जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स रिसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर हम जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं वो फॉलोइंग है। सबसे पहले एक्स डी, यानी कि दोनों एक्स अगर डोमिनेंट हो तो जो है डिजीज या करेक्टर जो है एक्सप्रेस होके रहता है। ठीक है, अगर एक एक्स डी हो और दूसरा नॉर्मल एक्स हो तो एक्स डोमिनेंट है वो कहेगा डिजीज पैदा करो या ट्रेट को एक्सप्रेस करो, ट्रेट एक्सप्रेस होके रहेगा। अब एक्स डी और वाई यानी कि मेल के अंदर अब एक्स डी डिजीज वाला डी है, डोमिनेंट डी है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि इसको दबाने के लिए कोई है भी नहीं, और अगर कोई होता भी तो ये दबता नहीं क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। और अगर ये दो नॉर्मल जिसमें कोई भी नहीं है तो ये क्या है, रिसेसिव है, यानी कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जी। अगर ऐसा कैरेक्टर जो खुद को रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है या रिसेसिव कंडीशन को ही में ही वो डिजीज पैदा करता है, तो वो कौन सा है। ठीक है, अब उसकी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। कैपिटल एक्स आर यानी रिसेसिव दोनों कंडीशन में ये होमोजाइगस कंडीशन है। दोनों कंडीशन में ये कह रहा है डिजीज पैदा करो, एक्स आर कह रहा है डिजीज पैदा करो, दूसरा एक्स आर कह रहा है डिजीज पैदा करो, डिजीज पैदा होके रहेगी और ये बीमारी वाली फीमेल बनेगी। ठीक है, दूसरा है फीमेल में एक्स आर एक्स। अब यहां पर एक जो जीन है वो एक क्रोमोसोम एक्स कह रहा है कि डिजीज पैदा करो, दूसरा कह रहा है नहीं करो, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, डिजीज वाला जीन तो रिसेसिव है, नॉर्मल जीन क्या है, डोमिनेंट है, तो ये क्या करेगा, डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करेगा, नो एक्सप्रेशन होगा, डिजीज एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये फीमेल के अंदर तो डिजीज वाला जीन मौजूद है, इसका मतलब ये डिजीज तो कैरी कर रही है, इसीलिए इसे कैरियर फीमेल भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मेल की बात करते हैं। अगर मेल के अंदर ये रिसेसिव जीन मौजूद है तो इसको दबाने के लिए कोई डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं है भैया, इसीलिए ये मेल के अंदर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन सिंपल एक्स में तो कोई होना ही नहीं है। अब गौर से देखिए हमारे मेल्स की बुरी हालत कितनी है। मेल के अंदर एक्स डी भी आ गया तो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, बीमार कर देगा, एक्स आर आ गया वो भी आके बीमार कर देगा। हमारी तो वाट हमेशा लगनी ही है आदमी की। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था उसी को थोड़ा सा उसमें से ही थोड़ा मैंने आपको और एक्सप्लेन कर लेता हूं। जैसे वाइलिंग ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि कान पे बाल होना, वो मेल टू मेल ट्रांसफर होते हैं। इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस। और एक्स लिंक ट्रेट जो होते हैं वो मेल से फीमेल में और फिर मेल में जाते हैं, या फीमेल से मेल में फिर फीमेल में जाते हैं। इस तरह की इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये दो तरह की होती है। अगर मेल से फीमेल में फिर मेल में जाता है, यानी दो मेल जनरेशंस के बीच में एक फीमेल जनरेशन होती है, तो इसे कहते हैं डाइगाइनिक। और अगर फीमेल से मेल और फिर मेल में जाता है, यानी कि दो फीमेल जनरेशन के बीच में एक मेल जनरेशन आती है, तो इसे बोलते हैं डायएंड्रिक। एक्स लिंक ट्रेट हमेशा मेल के अंदर एक्सप्रेस होता ही है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो एक्स डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, मेल के अंदर आएगा ही आएगा। मेल बीमार होगा ही होगा बेचारा मेल। ठीक है, मेल गेट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, मतलब मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, मदर से आता है। मेल गिव एक्स क्रोमोसोम टू डॉटर, मेल अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देता है, डॉटर को देता है। अरे भाई, मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम मदर से ही आएगा क्योंकि पापा से वाई आता है। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम वो बेटी को ही देगा क्योंकि बेटे को वो वाई देता है। इफ पेरेंट्स, कौन से पेरेंट, नॉर्मल दिखने हैं, नॉर्मल, बीमारी नहीं है उनमें। ठीक है, पेरेंट्स आर नॉर्मल बट ऑफस्प्रिंग हैज ऑटोसोमल रिसेसिव, देन पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ये समझने के लिए ये कह रहा है कि पेरेंट जो है हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन बच्चे में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो है वो आ गई। पेरेंट्स में बीमारी नहीं है पर बच्चे में बीमारी है, तो पेरेंट्स हमेशा कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज सिर्फ एक ही कंडीशन में
एक्सप्रेस होती है स्मॉल डी। जब दोनों ही जीन क्या हो, रिसेसिव हो। एक रिसेसिव जीन पापा से आया, एक रिसेसिव जीन मम्मा से आया, लेकिन मम्मा पापा को दोनों को बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा पापा के अंदर नॉर्मल डोमिनेंट जीन मौजूद था, जिसने उस बीमारी को होने नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंडीशन। दूसरा, ये समझाना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझाते हैं। तो देखिए, मदर से मेल के अंदर कौन सा जीन आया? मदर से एक्स जीन आया, फादर से वाई जीन आया। मेल ने अपना एक्स जीन किसको दिया? डॉटर को दिया, क्योंकि मेल वाई को देगा, किसको? सन को देगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया। ये था पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए थोड़े फैक्ट। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन, कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।